बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ वेक अप पाकिस्तान, जहां हम बात कर रहे हैं फूड एंड वाटर सस्टेनेबिलिटी की। हमारी आबादी मुसलसल बढ़ रही है, हमारी पैदावार नहीं बढ़ रही। हमारे कैश क्रॉप्स की हमने तफसीलन डिस्कस किया था पार्ट 1 में, फूड को, मिल्क को, खुले दूध को। अब हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे पानी को, वाटर सस्टेनेबिलिटी को। हम जानते हैं कि पानी की किल्लत बड़ी ख़तरनाक है। मैं हमेशा से जहाँ भी बैठता हूँ और बात करता हूँ पानी की सूरत हाल के ऊपर, तो मैं केप टाउन की मिसाल, साउथ अफ्रीका का जो शहर है, ज़रूर देता हूँ। वहाँ पर ही पानी ख़त्म हो गया था, लोग मान नहीं रहे थे, पानी उसी तरह वाफिर मिकदार में ज़ाया किया जा रहा था। फिर हुकूमत ने एक दिन ऐलान कर दिया कि इस महीने की 30 तारीख के बाद नलकों में पानी नहीं आएगा, इसलिए सोच समझ के इस्तेमाल करें। और फिर लोगों ने तमीज से पानी का इस्तेमाल शुरू कर दिया, ज़ाया करना बंद कर दिया, रिसाइकिल करना शुरू कर दिया। हर शख्स तकरीबन एक दिन में को 19-20 लीटर से दिन चला रहा था, यानी उसको नहाना भी 19-20 लीटर में है, बाथरूम भी उसी 19-20 लीटर में, खाना पकाना भी 19 और पीना भी उन्हीं 19-20 लीटर में उसको दिन पूरा गुजारना था। मुझे लगता है पाकिस्तान का शायद यही सोल्यूशन है, क्योंकि हम जिस तरीके से पानी का ज़िया कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मैं रिपोर्ट आज देख रहा था, तो उसमें बताया गया कि जो मसाइल हैं वो बड़े सिंपल से हैं। हमारा जो पानी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुराना है, उसको अपडेट अपग्रेड होने की जरूरत है, जो नहीं किया जा रहा। और साथ साथ लिमिटेड स्टोरेज, पानी जखीरा करने के हमारे पास वसाइल मौजूद नहीं। हम जानते हैं कि एक लोकल पाकिस्तानी हाउसिंग सोसाइटी जब बनती है वो अपने अंदर डैम बना सकती है, पर पाकिस्तान में जो आखिरी डैम बने थे वो 60-70 की दिहाई में बने थे, जिसकी वजह से हम पानी बारिशों का ज़ाया कर देते हैं, समंदर में बहा देते हैं, गटर में बहा देते हैं, उसको बचाते नहीं हैं, जबकि वो एक बहुत बड़ा ख़जाना है। और एक और इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक पाकिस्तान उन 33 ममालिक में शामिल होगा जहां पानी की शदीद किल्लत होगी और वाटर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होगा, हर कोई परेशान होगा पानी के लिए। ऑलरेडी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेट्रोपोलिस शहर है कराची, जिसे हम तिजारती दारुल खिलाफा कहते हैं, वहां के रहने वाले हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये कह दिया है कि वो भी अपने बिलावल हाउस में टैंकर से पानी डलवाते हैं। अब सोचने की बात यह है कि जब वो लोग टैंकर से पानी डलवाते हैं, उन्हें यकीनन सिचुएशन का मालूम है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी तदाबीर, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी नहीं क्रिएट की जाती, पॉलिसीज ऐसी नहीं बनाई जाती कि पानी को बचाया जा सके, पानी का सही इस्तेमाल किया जा सके। महमूद नवाज शाह साहब मेरे साथ मौजूद है, सिंध आबादकार बोर्ड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। सज्जाद मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सज्जाद मीर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप माशाल्लाह से इतने सीनियर सहाफ़ी हैं, आपने पाकिस्तान को बड़ी गहरी नज़र से देखा है, बड़े वक्त लगा दिया आपने पाकिस्तान को समझने में। ये हम पानी के मामले पर भी क्या सियासत करते हैं या कोई और इशू है? सियासत करते हैं और मुसलसल सियासत करते आए हैं। बल्कि आप दूध पर गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उस पर बहुत बात करना चाह रहा था, लेकिन वो तो चला गया सेगमेंट। उसमें बहुत सी बातें गलत भी कही गई, कुछ बातें ऐसी थी जो कही जानी चाहिए थी, जो नहीं कही गई। चलो उसको छोड़ दीजिए। आप पानी का मसला ये है कि बिलावल कहता है, जब शहबाज शरीफ लाहौर आते हैं, वो कराची आते हैं और कहते हैं कि F4 वो बनने वाला है, और उसमें उन्होंने कहा लेकिन पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए होगा। तो वो बड़े आराम से पूछते हैं, शहबाज शरीफ एक फिक्रा कहते हैं, वो 91 के माहिदा जो है उसके मुताबिक हमें पानी मिला। उन्होंने कहा 91 के माहिदे में कराची के पानी का जिक्र तो नहीं है। लेकिन हम बात को टाल देते हैं, गोल कर देते हैं, हम इसको सियासत बना रहे हैं। हम नहीं जानते पाकिस्तान में पानी की कमी है, हम नहीं जानते डैम नहीं बनेगा तो कमी ये और बढ़ जाएगी, हम नहीं क्या जानते कि सारी सूरत हाल क्या है, हम नहीं जानते कि हमने क्या कौन सी चीज़ों पर बहस उठा नहीं, बाग नहीं बना, कोई डैम नहीं कहते जा रहे हैं और तकरीरें करते जा रहे हैं कि ये इसका रिजल्ट से निकलेगा, वो निकलेगा। हमने पानी का सही इस्तेमाल नहीं किया। पानी साफ, पानी की सूरत हाल ये है कि पानी को अब आज से कोई 20 साल पहले कभी कोई कॉन्सेप्ट था कि हम पानी खरीद के पिएंगे, नलके का पानी पी नहीं पाएंगे। एक बार हमने इस पानी को इसका करवाया, एनालिसिस करवाया, मेरी वाइफ खुद साइंटिस्ट है, उसने खुद एनालिसिस किया और सर आके पकड़ के बैठ गई कि 26 कैलोनीज बैक्टीरियाज की इसी तरह से पानी में पाई गई है। कौन पी सकता है ऐसे पानी को? हमने अपने पानी का सत्यानाश कर दिया। कमी की बात तो अलग छोड़िएगा, हमने पानी को इतना कंटेमिनेट कर दिया है कि हम उसको पी नहीं सकते। हम टेप वाटर को पीते हैं तो दूसरे दिन पेट खराब हो जाता है। अब आप आम आदमी जो है वो जगह जगह लगे हुए पानी के प्लांट, कहा था 2008 में पूरे मुल्क में ये प्लांट लग जाएंगे, कहाँ लगे? नहीं लगे। बातें करते हैं, लेकिन सारी बात यह है कि पानी की यहाँ स्केर्सिटी का मसला पैदा होने वाला है और हमारे पिघलते जा रहे हैं और उनमें कोई 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 रिजर्व नहीं, इस बात की गुंजाइश है कि उन पानी को हम कंट्रोल कर सकें,
उससे बिजली पैदा कर सकें, उसको इरिगेशन कर सकें, उसके लिए पीने का काम। हम तो कराची को पानी नहीं मिलता। ओएफ हमने इस चक्कर में दिया, सुबह पैसे देगा कि वफाक पैसे देगा, फिर हम कहते हैं एक 1/3 जो है वो बल्दियाती इदारे देंगे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर हम कहते हैं सुबह और वफाक आधा देगा, वो हम देते नहीं, एक दूसरे लड़ते रहते हैं। भाई इस तरह काम नहीं चलेगा। पानी आपके पास इतना जरूर मौजूद है कि अभी कई साल तक पाकिस्तान की हिफाजत कर सके, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा लगा लेना चाहिए कि अगर हमने पानी की जखीरा नहीं बनाए तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती है। 100% सर, आई एग्री विद यू। दुर्रे समीन अकरम साहिबा, मैं जानता हूं कि आप भी मिल्क के ऊपर कुछ कमेंट करना चाहती हैं, दूध के ऊपर कुछ कहना चाहती हैं, आप भले कीजिए प्लीज, और साथ साथ पानी की सिचुएशन पे आपका ओपिनियन क्या है ये भी बताइएगा मुझे। जी, थैंक यू वेरी मच। दूध पर तो मैं ये बताना चाह रही थी कि आप ये माँ का दूध भूल गया, माँ का दूध, सॉरी भूल गया जिक्र करना, क्योंकि सब में ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड जो पहले पहले बच्चे को मिलता है वो माँ का दूध होता है। ट्रू। और वो 6 महीने तक माँ अपने बच्चे को अगर दूध पिलाए तो आइंदा पूरी पूरी उम्र के लिए वो बच्चा बीमारियों से, डायबिटीज से, कैंसर से, बहुत सारी चीज़ों से महफूज रह सकता है, और Agreed. माँ भी कैंसर से महफूज रह सकती है। अब जिस पर मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये है, जो फॉर्मूला मिल्क कंपनीज हैं, तो वही डब्बे के दूध की बात हो रही थी, पाउडर मिल्क की बात हो रही थी, तो ये फॉर्मूला मिल्क कंपनीज भी कैंपेन इतने जोर शोर से चलाते हैं कि हमारे जो माएँ हैं वो अपना दूध देना अभी समझती हैं कि वेस्ट ऑफ टाइम है, और ऊपर का दूध या फॉर्मूला मिल्क दें, हमें बहुत ज़्यादा काम होता है, नहीं तो हमारा टाइम बड़ा ज़ाया होता है इसमें। तो ये सब कुछ जो चेंज ऑफ बिहेवियर मदर्स में आ रहा है वो भी ये कंपनीज ला रही हैं अपने एडवर्टीजमेंट्स और कैंपेन्स चलाकर। तो इस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। और अबाउट मेरा ख्याल है 6-7 साल पहले हमने अंदाज़ा लगाया था कि फॉर्मूला मिल्क जो इंपोर्ट हो रहा है उसमें ओवर 4.5 मिलियन डॉलर्स खर्च हो रहे हैं। अब पता नहीं कितना खर्च हो रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ये हमें इतना दूध फॉर्मूला मिल्क चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारी माएँ क्वाइट केपेबल ऑफ फीडिंग द बेबीज। सिर्फ हमें इस पर तरजीह देनी चाहिए, एजुकेशन मदर्स की करनी चाहिए, और अगर पहले 6 महीने माँ अपना दूध पिलाएगी, सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिलाएगी, और 2 साल तक अपना दूध पिलाती रहेगी, जैसे कुरान शरीफ में भी जिक्र है, तो बच्चा जो है वो तवाना होगा, उसमें स्टंटिंग कम होगी। अग्रीड मैम, माँ के ये दूध आप का याद कोई रखें। कहते हैं सब्स्टिट्यूट तो हो ही नहीं सकता है, आई कंप्लीटली एग्री बिल्कुल कि नहीं हो जिस तरीके सकता। से मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के जरिए फॉर्मूला मिल्क को दुनिया के सामने पेश किया जाता है, उसके बड़े नेगेटिव जी, इंपैक्ट्स होते हैं और लोग समझते हैं कि वो माँ के दूध से ज्यादा सेहतमंद होता इवन है, जबकि हो ही नहीं सकता। जी कमिंग टू जी, इवन वाटर मैम, मुझे आप प्लीज जी, वाटर पे आप कमेंट दीजिए, पानी की सूरत हाल वाटर पे पे, आप हाँ कितना परेशान कौन है? ठीक है। अब परेशान, हम बहुत परेशान हैं। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थरपारकर में काफ़ी काम कर चुका और कर रहा है। वहाँ एज यू नो कि पानी की किल्लत बहुत है। वहाँ आरओ प्लांट्स लगाए गए थे, गवर्नमेंट ने लगवाए थे, लेकिन वो उनमें से एक भी आरओ प्लांट काम नहीं कर रहा। तो इतने मिलियन बिलियन पता नहीं कितने रुपए खर्च किए गए आरओ प्लांट लगाने के लिए, लेकिन वो धरे के धरे रह गए। अभी वही हाल है। हम लोग वहाँ सोलर पावर्ड वेल्स बना रहे हैं लोगों के लिए, और ये एक और हमारा अभी फंक्शन है कि सोलर पावर्ड वेल्स के साथ साथ पाइपिंग दें टू सप्लाई वाटर टू द होम्स ऑफ पीपल। तो ये इस किस्म की छोटे छोटे मतलब फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन इनको एक लार्ज स्केल पर करने की ज़रूरत है, और इसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। थरपारकर के पानी का ये हाल है कि उसमें जो नमकियात हैं, मिनरल्स हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप जाएंगे तो एक 25 साला नौजवान के भी दांत ख़त्म हुए हुए होंगे। उसमें फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, उसमें कॉपर ज़्यादा है, उसमें सॉल्ट तो बहुत ही ज़्यादा है। इस वजह से वहाँ किडनी स्टोन्स या पथरियाँ भी बहुत पाई जाती हैं। तो इट इज़ नॉट ओनली द क्वांटिटी बट इट इज़ द क्वालिटी। जी, और इस पर हमें गौर करना चाहिए कि इसको किस तरीके से सुधारा जाए। और फाइनली हमने रेन वाटर सेविंग रेन वाटर पे भी काम किया है।
कि वहाँ जब बारिश पड़ती है तो उसको हम किस तरीके से अंडरग्राउंड टैंक्स जैसे छोटी छोटी घर अपने बाजू में एक टैंक अंडरग्राउंड बना ले, वहाँ रेन वाटर को जमा अग्रीड करके मैम, आई रखें कम बैक आइंदा टू दिस यूज के लिए। सब्जेक्ट सेविंग जी रेन वाटर, और इसमें तफसीलन आपसे मैं सवाल जी पूछूंगा, लेकिन आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि वाटर की क्वालिटी भी तो देखिए, जो पानी मिल रहा है वो ही इतना गंदा मिल रहा है जिसकी कोई इंतहा ना हो। थर का आपने जिक्र किया, तो थर में कोविड के केसेस बड़े कम आए थे, लोगों ने कहा वहाँ का पानी ऐसा है अगर वो आप पी लें तो बड़ा मुश्किल है कि कोई बीमारी आपके अंदर दाखिल हो, ऑलरेडी तो जरासीम और बैक्टीरिया उसके अंदर मौजूद होता है। और ये भी एक फैक्ट है कि किंझर से लेकर कलर कहार तक जितने भी आपके पानी के रेजरवॉयर्स हैं, जब पानी टेस्ट किया गया उसका, तो उसके अंदर बेतहाशा माइक्रो प्लास्टिक्स मौजूद थे। यानी आप जो पानी पी रहे हैं उसमें प्लास्टिक, जो हवा अंदर ले रहे हैं उसमें टॉक्सिन, जो खाना खा रहे हैं वो भी मेल न्यूट्रिशन, उसमें न्यूट्रिशन लेवल्स वो नहीं है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है और जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर पानी को क्यों नहीं बचाया गया। ठीक है जी, आप डैम्स बनाना मुश्किल काम है, लेकिन डैम्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटीज पानी बचाने के लिए रेजरवॉयर्स और छोटे छोटे डैम्स बना सकती हैं। हम क्यों नहीं बना सकते? पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकता? क्यों हम पानी हर साल जाया करते हैं? मेरे साथ होंगे अमान खान काका खेल साहब, जो कि मेरी नज़र में एक हीरो हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एक जंग लड़ रहे हैं हुक्मरानों के साथ, सिस्टम के साथ, कि प्लीज़ बड़े शहरों में एटलीस्ट ऐसे रेजरवॉयर्स बनाए जाए, पानी को जमा किया जाए, ज़मीन के अंदर जेर ज़मीन जो पानी का लेवल है, वाटर टेबल है, उसको राइज कराया जाए। उनसे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू वेक अप पाकिस्तान। वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। वाटर सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करें तो बहुत जरूरी, हम देख रहे हैं कि पिछले 2-4 सालों में जितने सैलाब, आफात, जलजले, ये वो बहुत कुछ आया है और पानी को हमने बिल्कुल भी नहीं बचाया। पानी ने हमें बड़ा परेशान किया है, हमारी फसलों को, हमारे किसानों को, हमारे शहर में रहने वालों को। अर्बन फ्लडिंग तो समझिए हर दूसरे तीसरे साल होती है, इस साल भी एक्सपेक्ट की जा रही है, अल्लाह खैर करे। मेरे साथ मौजूद हैं एक बड़े प्यारे मेहमान हैं, अमान खान काका खेल साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरी नज़र में वो एक सुपर हीरो हैं। वजह यह है कि जो आवाज़ वो उठा रहे हैं हमारी सोसाइटी में कोई नहीं उठा रहा। वो कहते हैं कि भाई पानी बचाओ, पानी को बचाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके उन्होंने बताए भी हैं कि इतने आसान तरीकों से हम इतना सारा पानी बचा सकते हैं, अपने प्लैनेट को, अपनी ज़मीन को, अपने माहौल को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कोई उनकी सुन नहीं रहा। अमान साहब, मैं चाहूंगा पहले तो आपको वेलकम कहूंगा सर वेकअप पाकिस्तान में, आपने अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं चाहूंगा कि आप बताइए हमारे व्यूअर्स को पानी किस किस तरीके से बचाया जा सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी मैडम जो बात कर रही थी माँ के दूध के हवाले से, जी जी, दुनिया में दो चीजें बहुत अहम है, एक माँ का दूध और दूसरा बारिश का पानी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बारिश भी वाफर मिकदार में होती है। अगर हमारे पास डैम अवेलेबल नहीं है तो उसके ऑल्टरनेट हम बहुत मुख्तलिफ प्रोसेस के तहत वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, डैम से भी ज्यादा मुफीद है। डैम हर जगह फिजिबल नहीं होता। क्या होता है वाटर हार्वेस्टिंग, जरा समझाइएगा सर अवेयरनेस के लिए। व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग? बारिश का पानी जहां से भी आप जा रहा है, गुजर रहा है, इसको सर हम कलेक्ट करके जमा कर अंडर वाटर जो रिजर्वायर है, जो हमने अपनी 20 साल 25 साल के अंदर शहरों के अंदर भी और गांव देहातों में भी निकाल लिया हमने पानी, जमीन के अंदर से खींच के पानी निकाल लिया हमने, ठीक है। उसके साइड इफेक्ट्स बेनता हुए, ठीक है। कुएं खोद देने चाहिए शहरों के अंदर, कुएं खोद देने चाहिए सर ताकि वाटर लेवल। हाँ, कुएं खोद कर उनका एक प्रोसेस होता है। कुओं के अंदर पानी को लेके जाया जाता है, लेकिन वो पानी को फिल्टर करते हैं, फिल्टर कर प्रोसेस कर फिर वेल्स में डाला जाता है। वेल्स के अंदर वो हमें चाहिए होता है डेटा, ठीक है सर। उसकी रिक्वायरमेंट डेटा चाहिए होता है, जहां तक हमें उस डेटे की रिक्वायर्ड होती है, हमें उस वक्त तक वेल खोदना होता है। ये एक बड़ा हसास और टेक्निकल काम है, ठीक है सर। नामुमकिन तो नहीं ना सर? नामुमकिन नहीं है सर। इससे हम बहुत आसानी से अर्बन फ्लडिंग पे भी बहुत इजी एक्सेस में काम कर सकते हैं। देखिए, मैं एक मामूली सा आदमी हूँ, मैंने अपनी मदद आपके तहत 36 प्रोजेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। आज 4 प्रोजेक्ट देख कर आया हूँ मैं ना जी, और दिल मेरा खुश हो गया। मुझे वेल्स मिल गए 5 फीट चौड़े और 75 फीट गहरे, क्या बात, ठीक है जनाब। और परमिशन भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ले लिया आज जाकर ना, अभी आकर वहीं से मैं बैठा ही था कि कॉल आ गई आपकी, ठीक है। देखिए सर, पानी को बहुत आसानी से, जिस तरह हमने एक्वाफायर से पानी निकाला है ना, इसी तरह वापस एक्वाफायर में पानी जाएगा, ठीक है। और आसानी से चला जाता है पानी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ज्यादा पानी
डेप्थ में जा रहा है उसके सबसे बड़े साइड इफेक्ट पता है क्या आ रहे हैं? क्या आ रहे हैं? जो अभी मैडम जिक्र कर रही थी, हैवी मेटल्स आ रहे हैं। जी हाँ। हैवी मेटल से आपके पूरी सेहत तबाह हो रही है, किडनी इफेक्टेड हो रहे हैं, आपका जिगर इफेक्टेड हो रहा है, स्किन हो रही है पूरी टोटली तौर पर। उसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि आपके शहर में सिंक होल हो रहे हैं सर, ठीक है, बिल्डिंगें कोलैप्स हो रही हैं। उसके साथ साथ सिलसिला ये है कि अर्थक्वेक को आप दावत दे रहे हैं। इंडस्ट्रीज में सर 3-3 हजार फीट नीचे चली गई इंडस्ट्रीज, 3-3 हजार फीट जाकर पानी निकालकर केमिकल ज्यादा किया पानी, ठीक है, नदी नालों में बहाकर हमारी मैरीन लाइफ को 90% तबाह और बर्बाद कर दिया, ठीक है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 बड़े दरिया हैं। एक दरिया है आपका मलीर है, बहुत बड़ा है, बड़ी रिच है इसकी। दूसरा दरिया जिसको आप लोग नदी कहते हैं, मैं तो दरिया कहता हूँ सर, उसको अलाइव दरिया है वो है लियारी, ठीक है। लियारी भी तकरीबन 150-200 किलोमीटर बैक से आ रहा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको कवर कर सकते हैं और 40% पानी को मलीर रिवर के हम सर सेव कर सकते हैं वाया रेन हार्वेस्टिंग। नंबर 1 चीज, आपके डमलोटी के वेल्स हैं, डमलोटी के वेल्स को भी रिचार्ज किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। वो बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है, अभी तक सर चल रहा है, ओपन है शहर में हमारे ना। लोगों को उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। डमलोटी के वेल्स को भी हम रिचार्ज कर लें, मलीर रिवर पे ये सर वो ना, ठीक है, तो हमारे पानी के मसाइल सॉल्व हो सकते हैं। फिर दूसरा सिलसिला ये है कि अर्बन फ्लडिंग हमारे शहर में हो रही है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम बहुत आसानी से वेल्स के अंदर ले जाकर पानी को, बिल्कुल ओल्ड एरिया समझ लीजिए आप, हमारा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है, हाई कोर्ट है, अच्छा हमारा रंजक हेडक्वार्टर है, सीएम हाउस है, गवर्नर हाउस है और कस्टम हाउस हमारा है, वजीर मेंशन है हमारा, ठीक है। यहाँ मुख्तलिफ रीच से पानी आता है। यहाँ पर हम जो ओल्ड एरिया जोड़िया बाजार का इलाका है जी, इसमें सबसे हम प्लस पॉइंट ये कर सकते हैं कि अर्बन फ्लडिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं राइट। और उस पानी को कलेक्ट कर कर उसी पानी पर हम फायर फाइटिंग सिस्टम लगा सकते हैं। आपके मुंह में घी शक्कर, अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ते सब कुछ डालने का दिल चाह रहा है। आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये होगा कब और कैसे ये नहीं मालूम सर मुझे। देखिए, मैं जब तक जिंदा हूं ना सर, ठीक है, अपनी मदद आपके तहत मैं चाह रहा हूं, लोगों को इन्फॉर्म करूं, मैं लड़ रहा हूं सर डे नाइट, समझे ना, इस मसले में। और इंशाल्लाह ताला आपकी टीम को भी बुलवाऊंगा मैं, जिस जगह मैं काम करने के लिए जा रहा हूं ना सर, परसों से मैं काम स्टार्ट कर दूंगा। और मुझे अल्लाह के फजल करम बहुत अच्छे मिल गए। अमान साहब विल लव टू कम एंड सी दैट, लेकिन मैं चाहूंगा डिस्कशन में यहाँ पे मैडम को शामिल करूं, क्योंकि मैडम समीन ने मुझे बताया था कि वो भी रेन वाटर को सेव करने के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। अच्छी बात है। मैडम बताइए, आप व्हाट आर यू डूइंग टू सेव रेन वाटर? आप क्या अवेयरनेस क्रिएट करना चाहेंगे इस इंपॉर्टेंट इशू पे? देखिए, हम तो जो भी विलेजेस में जाते हैं वहाँ यही उनको काउंसलिंग करते हैं कि अपने घर के पास ही एक छोटा सा टैंक बना लें सीमेंट का ना, तो जब बारिश पड़ेगी तो जो पानी जमा होगा वो आप जमा करके रख लें और वो फिर आइंदा आप इस्तेमाल करें। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो अभी बात कर रहे थे हमारे काका खिल साहब, वेल्स की बात कर रहे थे, तो हमने बहुत से वेल्स, नॉट ओनली थरपारकर लेकिन नौशेरो फिरोज सानगढ़ वगैरह, बहुत ओवर 200-250 वेल्स हमने बना के दिए हैं, क्योंकि हमारा वाटर टेबल सिंध के अंदर काफ़ी हाई है। तो वो वेल्स हम बना के दे सकते हैं लोगों को, उस पर हैंड पंप लगा दें और उससे भी पानी हासिल किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि जैसे अभी पहले स्पीकर ने कहा कि सब चीज़ गवर्नमेंट पे ना छोड़ें, कुछ अपनी मदद आप भी करने की ज़रूरत है। और देयर आर इजी, नॉट इजी लेकिन फीजिबल वेज के लोगों को अगर सिखाया जाए, अवेयरनेस रेज की जाए, तो वो खुद अपना पानी सेव कर सकते हैं। वेल सेड, वेल सेड। अंसारी साहब, इफ़ यू कैन हियर मी, मुझे बताइए सर, पानी की जो सूरत हाल है, लगता यही है कि आने वाले 5-10 सालों की बात है और फिर हमारे पास पानी नहीं होगा, कहत साली होगी, ड्राउट्स होंगे और एक्सट्रीम वेदर्स तो हम देख ही चुके हैं। हाउ सीरियस इज द सिचुएशन? आपकी नज़र में हमें क्या करना चाहिए अंसारी साहब? देखिए, इसमें मैं प्लीज। पानी तो हमारे पास वाफर होगा, बट क्या वो पानी साफ होगा, क्या वो यूजेबल होगा, दैट इज द क्वेश्चन। देखिए, पानी तो देखिए समुंदर भरे पड़े हैं, पानी का दुनिया में पानी नहीं खत्म हो, पॉसिबल पानी खत्म हो रहा है और उसका बेसिक रीजन जो है वो कंटेमिनेशन। अग्रीड। देखिए, जब आप अभी वाटर टेबल रिचार्ज की बात हो रही थी, ये जो ग्राउंड वाटर होता है, ये बोथ सरफेस एंड डीप जो पानी है, ये अल्लाह ताला ने एक इसका रिचार्ज मैकेनिज्म बनाया हुआ है। सुभान अल्लाह। तो वो मैकेनिज्म, उसकी नदियां, नाले,
दरिया हैं। ट्रू। जब आप उन नदी नाले दरियाओं को बंद कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक रिचार्ज बंद हो जाता है। अगर आप एक्वाफर को एक इंसानी जिस्म से तशबीह दें कि जिसके अंदर एक फाइनाइट खून मौजूद है, जब उसमें आप एक वेल ड्रिल करते हैं तो वो इसी तरह होता है जिस तरह आपने एक आईवी ह्यूमन बॉडी में आईवी से पानी निकाल भी सकते हैं और कंटेमिनेट इंजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक। हमारे मुल्क में ये हो रहा है कि हमने रिचार्ज एरियाज में कंटेमिनेटेड वाटर डालना शुरू कर दिया है और हमारा तकरीबन पाकिस्तान का सारे के सारा जो शैलो वाटर एक्वाफर से वो कंटेमिनेट हो गए, यस। जिसमें हैवी मेटल्स हैं, जिसमें साइनाइड है, जिसमें और बहुत कुछ है। और ये इसका जो सोल्यूशन ये बात कर रहे हैं कि हम रिचार्ज कर रहे हैं, ये छोटे एक्वाफर्स में तो पॉसिबल है कि आपने एक डाल दिया, बट ये बड़ा डेंजरस चीज है और ये दुनिया में लोगों ने किया है। जब लार्ज पैमाने पे करते हैं तो इससे एक्वाफर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके। आप उन एक्वाफर्स को फ्रैक करना शुरू कर देते हैं, कंटेमिनेट करना शुरू कर देते हैं। तो इसके ऊपर एक नेशनल पॉलिसी चाहिए। पाकिस्तान के पास अल्लाह ने बहुत बड़े बड़े एक्वाफर्स दिए हैं। अगर आप ये देखिए कि इस वक्त हमारे पास तकरीबन 1.5 लाख मिलियन एकड़ फीट सरफेस वाटर की अवेलेबिलिटी होती है रफली साल। और पंजाब में सिर्फ ट्यूबवेल से 50 मिलियन एकड़ फीट पानी निकलता है। आपके जितने भी डैम बने हुए हैं पाकिस्तान में, उन सबको आप अगर जमा कर लें तो वो 10-12 मिलियन एकड़ फीट बनता है। और सिर्फ पंजाब के एक्वाफर से आप हर साल 50 मिलियन एकड़ फीट पानी निकालते हैं। तो उसकी मैग्नीट्यूड देखें जो अल्लाह ताला ने आपको रेजर्वायर्स बना दी। एग्रीड, सुभान अल्लाह। अभी एक साहब ने बात की थी कि छोटे छोटे एक्वाफर्स बनाने की, रेजर्वायर्स बनाने की जरूरत है। यस। क्योंकि जो बड़े डैम होते हैं, देखिए वाटर रेजर्वायर कैन नॉट ब्लीड। जब आप उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनाते हैं तो आप उससे पानी को ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। हमारे मुल्क का बेसिक मसला जो है वो मसला ये है कि हमारा पानी नॉर्थ से आता है और हमारा वेदर साउथ से आता है। यस। तो पानी को सबसे पहले जो जरूरत है वो साउथ में होती है। तो जब आप नॉर्थ से पानी छोड़ते हैं और उसको सीजनल बंद करते हैं तो आपका तकरीबन 50-60% पानी जाया हो जाता है। और इस वक्त हमारी पानी की यूजेज इतनी तबाहकुन है, इतनी घटिया है कि हमारा इस वक्त फार्म गेट इकोनॉमी अगर पानी से आप कंपेयर करें जो मेजर है, फॉर एवरी 1 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर पाकिस्तान में फार्म गेट इकोनॉमी तकरीबन $500 मिलियन के करीब है, जबकि हमारे जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर हिंदुस्तान में वो तकरीबन 4 गुना ज्यादा $2 बिलियन के करीब है। और इसी को दुनिया की जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, कंट्रीज हैं जहाँ पे वो उसको साइंटिफिक बुनियादों पे कर रहे हैं, कैलिफोर्निया है तो वहाँ पे $7 बिलियन के करीब है। और आपको शायद ये सुन के हैरत होगी, मुझे भी जब मैंने ये पढ़ा और देखा और वेरीफाई किया, हैरत हुई कि जब अमेरिका में एग्रीकल्चर उन्होंने इनिशिएटिव लिया तो उन्होंने ताजे बरतानिया से रिक्वेस्ट की कि हमें फार्मिंग नो हाउ दी जाए। ये कैलिफोर्निया की बात हो रही है। राइट। तो उन्होंने कहा कि बेहतरीन फार्मर्स जो है वो पंजाब से हैं, तो उन्होंने पंजाब के फार्मर्स कैलिफोर्निया भेजे, उन्होंने वहाँ पे फार्मिंग सेटअप की। इस वक्त जो कैलिफोर्निया की एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे जो लोग डोमिनेट करते हैं वो पंजाबी सेटलर्स हैं। तो फार्मिंग टू पंजाब कम्स नेचुरली। वी हैव बीन द बेस्ट फार्मर्स इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट की तबाहकुन और ये आई डोंट नो, मेरे पास पोलाइट वर्ड्स नहीं है, उसकी वजह से हमने पूरा एग्रीकल्चर तबाह कर दिया और उसको उस लेवल पे ले गए कि आपकी इस वक्त एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑलमोस्ट एक बर्डन बन गई है, सारी सब्सिडी ड्रिवन है। हर फार्मर, हर बंदा आप गवर्नमेंट की तरफ देखता है कि सब्सिडी दे दो, फर्टिलाइजर सस्ता कर दो, फलानी चीज सस्ता कर दो, पानी मुफ्त दे दो, बिजली सस्ती कर दो। दैट इज नाउ हाउ अ कमर्शियल एंटरप्राइज वर्क। और जब तक आप इस बीमारी से नहीं निकलेंगे, द इंडस्ट्री विल कंटिन्यू टू गेट सिक एंड सिक। आपको ये भी शायद सुन के हैरत होगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे पानी के साथ फार्मर की ये थिंकिंग डेवलप हो गई है कि जितना ज्यादा पानी लगाएंगे उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। तो हो ये रहा है कि जो पानी के फर्स्ट यूज पे जो फार्मर्स हमारे बैठे हुए हैं, उनकी क्रॉप वाटर स्टंट हो रही है और प्रोडक्टिविटी गिर रही है। यस। तेल वाले को तो बेचारे को पानी नहीं मिलता इसलिए वो मर जाता है, लेकिन जो शुरू वाला है वो ओवर वाटरिंग से तबाह हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो ये एक बड़ी, ये कोई छोटी सी बात नहीं है, इसमें प्रॉब्लम्स बड़ी बेसिक हैं, बड़ी सिंपल हैं,
बट इसके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत है। पानी हमारे पास बहुत है, ये कहना कि काट पड़ जाएगा, खुदा न खास्ता मर जाएंगे, वो तस्वीरें अफ्रीका से आती हैं, वो पाकिस्तान का नहीं होगा। आप देखेंगे पाकिस्तान में हम सर अंसारी साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब हमारे ख्वाजा आसिफ साहब वफाकी वजीर थे पानी और बिजली के पिछले टेन्योर में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि 2024 में पाकिस्तान में कहत साली होगी, पानी नहीं होगा। हर कोई परेशान हो गया था, 2024 सर पे आ गया है, लेकिन इस वक्त तो ऐसी कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही है। सर मैं हमेशा से एज अ जियोहाइड्रोलॉजिस्ट एंड एज अ रेजर्वायर इंजीनियर माशाल्लाह, और हमेशा से ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेज नहीं होगी। Agreed. पानी चले, अल्लाह करे कंटेमिनेट सही। कर रहे हैं हम। बिल्कुल सही हम कह रहे हैं। पानी को गंदा कर इनफैक्ट सर एक रिपोर्ट तो ये भी आई थी कि 100 से ज्यादा मिनरल वाटर्स को टेस्ट किया गया था और सिर्फ 8 ऐसे थे जो कि साफ निकले थे, बाकी सबके अंदर माइक्रो प्लास्टिक मौजूद था। प्रोग्राम में गुफ्तगू बड़ी गर्म होती जा रही है, डिस्कशन जारी रहेगी। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान। वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। अब गुफ्तगू वहीं से शुरू करेंगे जहां सिलसिला टूटा था। सज्जाद मीर साहब, आई विल कम टू यू सर। आपकी नज़र में हम अपने वाटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इंप्रूव क्यों नहीं करते? मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं एक स्टेट बैंक की रिपोर्ट देख रहा था और उसमें लिखा था कि कैनाल हेड से लेकर फार्म गेट तक जो पानी ज़ाया होता है वो तकरीबन 2 करोड़ 43 लाख एकड़ फीट, यानी 24.3 मिलियन एकड़ फीट पानी हम ज़ाया कर देते हैं। हमारा सिस्टम ही ऐसा है, हमारा निज़ाम ही ऐसा है कि ज़ाया करो। क्या कहेंगे सर आप? जी, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि आप सवालात को 2-3 तरह से हम ले रहे हैं। एक तो पानी को हम ज़ाया करते हैं, एक तो पानी को हम कंटेमिनेट करते हैं। एक सूरत हाल ये है कि हमने पानी के ज़ख़ीरे नहीं बनाए हुए। एक सूरत हाल ये है कि हमने पानी के जो अंडरग्राउंड ज़ख़ीरे हैं उनका सही इस्तेमाल नहीं करते। ये सब अलग चीज़ें हैं। जो पानी हम पीते हैं वो यकीनी तौर पर कंटेमिनेटेड। जब उसका टेस्ट, अभी मैं मरीज के गया था 2-3 दिन पहले, वहाँ एक साहिब सरबत आदमी ने 2 फिल्टर प्लांट लगाए हुए। फिल्टर प्लांट शहरों में, बस्तियों में, हर बस्ती ने बल्कि हर सोसाइटी ने अपने हाल लगा रखे हैं, लेकिन मैंने ऐसा फिल्टर प्लांट नहीं देखा। कम से कम 14 किस्म के फिल्टर उसमें थे और वो पानी फ्री जो था टूटियों के जरिए बाहर लोग जो धड़ाधड़ भर रहे थे, रिक्शों पे आते थे, आके ले जाते थे। आर्सेनिक का अलग था उसमें फिल्टर, माइक्रो का एक अलग था, कार्बन का अलग था, बहुत से फिल्टर थे। हमें जरूरत इस बात की है कि वो पानी जो लोगों को प्रोवाइड करते हैं उसको साफ रखें। आधी बीमारियां इस पानी से पैदा होती हैं। हाइपेटाइटिस इससे होती है, पेट की बीमारियां इससे होती हैं, ये जो टाइफाइड है ये इससे होता है। ये बहुत सी बीमारियां जो इससे होती हैं काबू आ सकती हैं। जहां तक दूसरी बातें हैं कि हमें अंडरग्राउंड पानी का लेवल भी बुलंद करना है, उसके लिए कुछ स्कीम लाहौर में ही बनी है। आप वहाँ थर की बात, दूसरी जगह की बात करते हैं, वो दुरुस्त करते हैं। यहाँ ये बनी है कि और रावी रिवर की जो स्कीम बनी है, अंडरग्राउंड पानी को सेव करने की बात भी की गई है। कहा कि लेवल बहुत नीचे हो गया है, हमने ओवर इस्तेमाल कर दिया है। देहातों में आप पानी को ट्यूबवेल से लेने के लिए बिजली या डीजल की जरूरत नहीं होती। अक्सर लोगों को पैसे देकर सोलर सिस्टम लगा दिया गया है और ये सोलर सिस्टम जो है कहीं फिक्स नहीं है। आमतौर पर ट्राली पर रख दिया जाता है और जहां जरूरत होती है उससे आता है। आपकी मशीनें भी उससे चलती हैं। आपकी शादी ब्याह होती है तो दिन के वक्त की जाती है ताकि सूरज की रोशनी से उसमें से लोगों को रोशनी भी मिल सके। बहुत से इनोवेटिव काम भी हो रहे हैं, लेकिन ये बात ये है कि हमें अभी और बहुत सी चीजों की जरूरत है। अच्छी खबर सुनी मैंने कि पानी की स्केर्सिटी नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डैम नहीं बनाए। देखिए, मैंने ये रेन वाटर की बात हो रही है, मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा, वहां पानी है नहीं अंडरग्राउंड। दरिया ऐसे, इतने से दरिया हैं कि जैसे नाले होते हैं। मैं तो हंसा करता था। डैम ये है कि आपकी जमीन है बहुत सारी, आपने ढलान में जमीन है, आपको इजाजत है कि आप इतने हिस्से में खुदाई करके उसको दूसरी तरफ से जिस तरह ढलान है उसको कवर कर दें। वहां पानी जमा हो जाएगा, वो आपका डैम कहलाएगा। बाकी जगह आपने छोड़ दिए ताकि नीचे वाली जमीन के पास चला जाए, वो डैम कहलाएगा। आपके छत पर आप साफ करके उसके पानी को आप प्रिजर्व करते हैं बारिश के दिनों का और उसको लाके घर के इस्तेमाल में लाते हैं। 130 तरीके बना रखे हैं, उसी पानी के जरिए से उनकी सारी इकोनॉमी, उनका दूध, उनका गोश्त हमसे बेहतर है, उनकी नस्लें जो हैं जानवरों की वो हमारी नस्लें हैं। साहिवाल काव मैंने वहां देखी, सिंधी रेड काव मैंने वहां देखी। दूध के लिए अलग है और गोश्त के लिए अलग है। ये उन्होंने काम किया है
हर लोग करते हैं। अपना पानी भी, उनके पास पानी नहीं है। जब उन्हें जापान वाले कहते हैं कि गोश्त की हर बोटी के अंदर पीले रंग की एक लकीर होनी चाहिए, इतनी चर्बी होनी चाहिए, वो आखिरी 15 दिनों में अपने जानवरों को, जिसको मैंने डैम कहा, उसके पास ले जाते हैं। जब मैंने उनको बताया कि हमारा मंगला डैम या हमारा तिलबेला डैम कैसा है, तो उन्होंने लोगों को बुला के कहा, सुनो ये क्या कह रहा है। तो किस्सा ये है कि हमें तो अल्लाह के फजल से बहुत सी अनायतें, बहुत सी चीजें ऐसी मिली हैं जो दुनिया में नहीं है। वो खुद कफील है अपनी गंदम में। वो अपना गोश्त जो है जापान को बेचते हैं, वो अपना दूध दुनिया को बेचते हैं। हमें क्या हो गया, हम सब कुछ कर सकते हैं। देखिए ये कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारा ही जो काव है आज वहां से हम मंगवा रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन दूध की इतनी ज्यादा होती है कि हमारी वो उसी गाय की प्रोडक्शन जो है कई गुना कम होती है उससे। तो मेरा ख्याल में हमें कुछ साइंटिफिकली कुछ चीजों को सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, शायद हालात बेहतर हो। जल्दी से बता दें सर, कुछ करना पड़ेगा का मतलब क्या था? क्या कुछ कुछ तो नहीं सर, बहुत कुछ करना पड़ेगा। बहुत कुछ है सर। ये बहुत कुछ करना पड़ेगा जी, लेकिन किस्सा ये है कि अगर सिर्फ इतना सा कर लें कि हम तय कर लें कि हर चीज सिस्टम के मुताबिक चलेगी, तो ये कुछ करना जो है ना, बहुत कुछ करके दिखा देगा। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। यकीनन आपने जो पॉइंट्स उठाए बड़े वैलिड और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दुर्र समीन अकरम साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। अल्लाह ताला आपको और ताकत दे और आप इसी तरह इंसानों की खिदमत करती रहें। महमूद नवाज शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, सिंधाबाद कार बोर्ड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, आपका भी शुक्रिया। जमाल अकबर अंसारी साहब, आपका भी बेहद हम मशकूर हैं, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। CEO अकबर एसोसिएट्स ग्रुप शाकिब उमर गुजर साहब, आपका शुक्रिया। अमान खान का खेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी तफसीलन आज गुफ्तगू हुई है हमारे प्रोग्राम में और बात बड़ी सिंपल है और समझने की है। फूड सस्टेनेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो आपको अपनी ज़राअत को सपोर्ट करना होगा, छोटे फार्मर्स को सपोर्ट करना होगा, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट लानी होगी ताकि अच्छे बीज मिल सके, अच्छी खादें मिल सके और एक नेशनल पॉलिसी के तहत प्राइस मैकेनिज्म को बिल्ड करना होगा। अगर हमने अपने फार्मर्स को सपोर्ट नहीं किया, हम आज तो ये बात करते हैं कि इतने लाख टन गंदम चूहे खा गए, इतने लाख टन गंदम वहां से चोरी हो गई, हमने इतने लाख टन रिकॉर्ड पैदावार की थी फिर भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ गई। सिर्फ गंदम की क्या बात करते हैं, चावल, कॉटन, गन्ना, कपास, हर जगह आप देखें यही सूरत हाल है। हमने कैश क्रॉप्स को तबाह बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने ज़राअत पे जोर नहीं दिया। और सिंध आबादकार बोर्ड ने क्या खूब कहा कि 32 अरब डॉलर्स के आपने इंपोर्ट्स किए, फूड इंपोर्ट्स, वही पैसे लगा देते आप ज़राअत पे तो आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते। आज आपको दालें भी बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, इसीलिए आप फूड सिक्योर, फूड सेफ नहीं है। हमें सोचना होगा और वाटर सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो पहले पानी को साफ़ करें, उसको गंदा ना होने दें। हम देखते हैं कि जानवर चल रहे होते हैं पानी के अंदर और वही पानी जो है शहर को सप्लाई किया जा रहा होता है और वही लोगों के नलकों में आता है, वही बॉयल करके पिया जाता है। हर पानी के अंदर प्लास्टिक मौजूद है, किंजर से लेकर कलर कहार तक। हमें होश नहीं आ रहा, हम उठ नहीं रहे ख्वाब खरगोश से। हमें सोचना होगा कि हम मजीद डैम्स क्यों नहीं बना पा रहे। फिर से बारिशें आ रही हैं, फिर से हमें बात वही शुरू हो जाएगी कि किस तरीके से इस पानी से फ़ायदा उठाया जाए। दुनिया क्या कुछ नहीं कर रही इस पानी से और हम बहा रहे हैं। वेकअप पाकिस्तान, तलाश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।